हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजियो निकिता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत कॉमन अपर लिम्ब कंडीशन के बारे में जिसको हम टेनिस एल्बो कहते हैं और इसको मेडिकल लैंग्वेज में लेटरल एपिकॉन्डाइलिस कहते हैं। ये सिर्फ टेनिस एल्बो जो है ये सिर्फ टेनिस प्लेयर्स में नहीं होता, बल्कि स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ करते हैं उनमें, जिम लवर्स में, कारपेंटर में, पेंटर्स में, और जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं जिसमें पर्सन रेपिटेटिव मूवमेंट करता है उसमें उन पेशेंटों को भी हो जाता है ये। ठीक है, अब बात करते हैं कि टेनिस एल्बो होता क्या है। टेनिस एल्बो इज ऑल्सो नोन एज लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस is a painful condition of a elbow by overuse of wrist extensor muscles, especially in extensor carpi radialis brevis। जो टेनिस एल्बो है ये एक पेनफुल कंडीशन है जिसमें एल्बो का बाहरी हिस्से पर दर्द होना चालू हो जाता है। किसकी वजह से? जो फोरआर्म एक्सटेंशन मसल्स हैं उसमें ओवर यूज होता है, उसकी वजह से पेशेंट को कोहनी की बाहर की तरफ दर्द आना चालू हो जाता है। और उसमें मोस्ट कॉमन टेंडन का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो होता है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेवियस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ECRB भी कहते हैं। ठीक है, अब टेनिस एल्बो ही क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जो टेनिस प्लेयर्स होते हैं उनके बैक हैंड स्ट्रोक में रेपिटेटिव यूज होता है और ये इंजरी बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक, ओनली 5 to 10 केसेस जो होते हैं वो एक्चुअल जो टेनिस प्लेयर्स हैं उनके होते हैं। बाकी तो हम लोग जो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करते हैं, कारपेंटर्स हैं, उनमें जनरली देखने को ये मिलता है। ठीक, उसके बाद बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ड ऑन ड्यूरेशन पे होती है। जैसे कि एक्यूट है उसके सिम्टम्स 6 वीक्स तक रहेंगे, जो सब एक्यूट है उसके 6 to 12 वीक्स तक रहेंगे, और जो क्रॉनिक है वो मोर देन 12 वीक्स तक रहेंगे। ठीक, ये चीज़ होती है। और जो फर्स्ट एक्यूट है उसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाता है टेंडन के अंदर, और जो सब एक्यूट है वो 6 to 12 वीक्स का होता है, और जो क्रॉनिक है वो मोर देन 12 वीक्स का होता है, और जो टेंडन है उसमें डीजनरेशन डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, सिवियरिटी जो है वो 3 बेस पे होती है, जैसे कि माइल्ड जो कि स्टार्टिंग होगा, मॉडरेट मतलब कि कब ज़्यादा दर्द होगा पेशेंट को, जब पेशेंट कुछ काम करेगा, और अदरवाइज अगर वो रेस्ट पे तो उसको पेन नहीं होगा। ठीक, उसके बाद सीवियर में क्या है कि पेशेंट काम कर रहा है तो भी दर्द हो रहा है, अदरवाइज अगर वो रेस्ट भी कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो भी उसको कंटिन्यू पेन है। ठीक, तो उसको हम सीवियर में काउंट करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। क्लिनिकल फीचर्स जो हैं उसमें साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं, सबसे पहले जो सिम्टम्स में जो आता है वो लेटरल एल्बो पेन होता है, जो कि क्या कहते हैं, पेन की साइड होती है लेटरल एपिकॉन्डाइल पे, एल्बो के बाहर की तरफ बाहरी हिस्से पे पेन होता है। ठीक, पेन जब इंक्रीज होता है, कब इंक्रीज होगा? जब पेशेंट कोई चीज़ उठाएगा या फिर कोई चीज़ पकड़ेगा, जैसे कि पानी का गिलास उठा रहा है या फिर कोई भारी सामान थोड़ा सा उठा रहा है, तो उसको पेन आना स्टार्ट हो जाएगा। और पेशेंट की जो ग्रिपिंग स्ट्रेंथ थी जैसी पहले, वो धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, और वो पूरा पेन जो है वो रेडिएट होकर फोरआर्म में आएगा और फोरआर्म से पूरा रिस्ट तक आना चालू हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा टेंडरनेस हो जाएगी ओवर द लेटरल एपिकॉन्डाइल। अगर वो हाथ भी लगाएगा पेशेंट तो भी उसको दर्द महसूस होगा। ठीक, पेन रजिस्टेड हो जाएगा रिस्ट एक्सटेंसर्स पे। और अगर हम एक स्पेशल टेस्ट होता है, अगर वो करते हैं और उसके बाद भी पेशेंट को पेन फील होता है बहुत ज़्यादा, तो उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। दैट्स मीन कि पेशेंट को टेनिस एल्बो है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पैथोजेनेसिस के बारे में कि पेशेंट को ये चीज़ कैसे हुई। ठीक, मैकेनिज्म क्या होता है पेशेंट का? सबसे पहले रेपिटेटिव स्ट्रेस होता है। ठीक, जिसमें माइक्रो टीयर्स जो होते हैं टेंडन के वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या कहते हैं, एल्बो में पेन आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, अगर पुअर हीलिंग होगी तो क्या होगा? डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जो एंजियोफिब्रोब्लास्टिक है उसमें डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, उसकी वजह से ये चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब उसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें एक्सरे करा के देखते हैं। एक्सरे कराने का पर्पस क्या होता है
कोई फ्रैक्चर वगैरह तो इंक्लूड नहीं हुआ है इसमें, या और अर्थराइटिस चेक करने के लिए करते हैं। अदरवाइज जो एक्सरे होता है वो नॉर्मल आता है। ठीक, अल्ट्रासाउंड जो कराते हैं उसमें हमें क्या शो होता है, टेंडन में कोई चेंजेस वगैरह तो नहीं आए हैं, या फिर कोई माइक्रो टीयर्स ब्रेकडाउन तो नहीं हुआ है, ये चेक कराने के लिए करते हैं। अब फिर उसके बाद जो एमआरआई है, एमआरआई क्यों कराते हैं, एमआरआई हम क्रॉनिक केसेस में कराते हैं। ठीक है, उसमें हम शो देखते हैं कि कोई क्या कहते हैं टेंडन में डीजनरेशन स्टार्ट तो नहीं हो गया है, या फिर कोई पार्शियल टीयर वगैरह तो नहीं हो गया है, इसलिए हम एमआरआई कराते हैं पेशेंट की। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या होता है, क्रॉनिक पेन होता है, ये कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। लॉस ऑफ ग्रिप स्ट्रेंथ, पेशेंट अपनी ग्रिप खोने लग जाता है धीरे धीरे, डिसेबिलिटी होने लग जाती है उनको, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है। जब पहले ग्लास उठा लेता था पानी का, अब नहीं उठा पा रहा है, कोई चीज़ पकड़ लेता था पहले, अब नहीं पकड़ पा रहा है। टेंडन क्या होता है, उस पर ओवर प्रेशर जाता है, जिसकी वजह से टेंडन धीरे धीरे रप्चर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, उसके बाद बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। जो मैनेजमेंट पार्ट है 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। जैसे कि फर्स्ट जो है वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जो होता है वो अराउंड 90% पेशेंट जो होते हैं वो इम्प्रूव कर जाते हैं। ठीक, उसमें पहला जो होता है रेस्ट एंड एक्टिविटी मॉडिफिकेशन होता है, जिसके अंदर पेशेंट अवॉइड करता है रेपिटेटिव रिस्ट मूवमेंट, हाथ को कम से कम चलाता है। ठीक, और हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं उठाता है, और ओवर ग्रिपिंग भी नहीं करता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की, जिसके अंदर पेशेंट को हम आइसिंग करने के लिए बोलते हैं। 10 से 15 मिनट उसको आइसिंग करनी होगी दिन में 3 से 4 बार। ठीक, उसका बेनिफिट क्या होगा, उसका जो पेन है वो रिड्यूस हो जाएगा, और जो उसके अंदर टेंडन के अंदर जो इन्फ्लेमेशन आया है वो भी धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा। इसलिए हम पेशेंट को आइस थेरेपी के लिए बोलते हैं। उसके बाद हम पेशेंट को अल्ट्रासाउंड थेरेपी के लिए बोलेंगे। अल्ट्रासाउंड थेरेपी का बेनिफिट क्या होता है, जो टिश्यू रप्चर हो गया था वो धीरे धीरे हील आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, और पेशेंट को पेन में रिलीफ आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम टेंस भी लगा सकते हैं पेशेंट को। टेंस क्यों लगाते हैं, टेंस पेन मैनेजमेंट का रोल प्ले करता है, तो पेशेंट को पेन में भी रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज होती है, एक्सरसाइजेज के अंदर हम पेशेंट को स्ट्रेचिंग कराते हैं रिस्ट एक्सटेंसर्स की। तो उसमें क्या होता है, उसको हम होल्ड करके रखते हैं रिस्ट को 20 to 30 सेकेंड्स। तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि क्या कहते हैं, जो मसल टाइटनेस है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, और जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाती है, और उसकी वजह से धीरे धीरे पेशेंट का जो पेन हो रहा था एल्बो में वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जो होती हैं उसमें हम स्पेशली क्या करते हैं, जो एक्सटेंसर मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करते हैं। एग्जाम्पल, जो स्लो कंट्रोल हो रहा था, पेशेंट स्लोली कंट्रोल कर पा रहा था, या फिर क्या कहते हैं कोई चीज़ क्या कहते हैं ग्रिपिंग उसकी धीरे धीरे कम हो रही थी, तो वो ग्रिपिंग वाली एक्सरसाइज कराते हैं, तो पेशेंट की ग्रिपिंग पावर धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। और उस पेशेंट को ब्रेस यूज़ करने के लिए भी बोलते हैं। ब्रेसिंग के अंदर ब्रेसिंग के लिए बोलते हैं पेशेंट को, एक टेनिस एल्बो का एक ब्रेस आता है वो पहनने के लिए बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं, जो फोरआर्म स्ट्रैप का जो टेंडन है उस पर लोड ना जाए, लोड कम जाए, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन ना हो। ठीक, उसके बाद बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। ठीक, मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होता है कि पेशेंट को NSAIDs देते हैं, जो कि पेन और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, आइबोप्रोफिन दे दिया या डेक्नोफेनाक दे दिया। ठीक, और अगर क्या कहते हैं पेन बहुत ज़्यादा है, शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए हम पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन भी दे देते हैं। ठीक, टेम्परेरी रिलीफ के लिए होता है, जो कि क्या कहते हैं अगर हम ज़्यादा रेपिटेटिव इंजेक्शन यूज़ करते हैं तो टेंडन को वो वीक कर सकता है। ठीक, फिर उसके बाद बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। सर्जिकल मैनेजमेंट जो होता है वो हम कब करते हैं, जब क्या कहते हैं केस जो है बहुत क्रॉनिक हो जाए, मोर देन 6 to 12 मंथ्स का हो जाए, तो उसमें क्या करते हैं, जो डीजेनरेट टिश्यू होता है उसको रिमूव आउट कर देते हैं, और क्या कहते हैं टेंडन को रिपेयर कर देते हैं, और सर्जरी करके जो डिजेनरेटिव टिश्यू होता है उसको रिमूव आउट कर देते हैं। ठीक, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कुछ डिफरेंट इससे रिलेटेड डायग्नोसिस होते हैं। ठीक, क्या कहते हैं कंडीशंस होती हैं जो क्या कहते हैं टेनिस एल्बो से रिलेटेड ही होती हैं। जैसे कि जो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी होता है उसमें क्या होता है, नेक
नेक में जो पेन होता है वो रेडिएट करता है और उसके सिम्टम्स ऐसे ही सेम एज इट इज होते हैं। और रेडियल टनल सिंड्रोम होता है एक, जिसमें क्या होता है, नर्व का कंप्रेशन होता है और पेन जो है वो मोर देन डिस्टल तक जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस एल्बो के बारे में। तो उसमें क्या होता है, जॉइंट में स्टिफनेस होती है और क्या कहते हैं, एक साउंड सुनाई पड़ता है जॉइंट्स में मूवमेंट के दौरान, उसको बोलते हैं क्रिप्टस। ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं, एक कंडीशन होती है मीडियल एपिकोंडलाइटिस। उसमें क्या होता है, मीडियल एपिकोंडलाइटिस में जो पेन है वो मीडियल साइड में होता है पेशेंट के, और जो लेटरल एपिकोंडल है उसमें लेटरल साइड ऑफ द एल्बो। ठीक, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये कुछ कंडीशंस हैं जो एल्बो से रिलेटेड है। ठीक, तो आज के टॉपिक में आपने टेनिस एल्बो को डिटेल में पढ़ा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।